हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी वाले भैया। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग? आई होप बच्चों आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से जारी रखे होंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर जी फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी वायरल प्रश्नों के बारे में बताइए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं आ चुका हूँ आपकी ही डिमांड पे लेके क्लास 12th केमिस्ट्री 2025 का, यानी अगर आप लोग 8 मार्च को बच्चों आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर है। ठीक है बच्चों, एक दिन का मात्र आपके पास गैप दिया गया है, एक दिन का मात्र गैप है। इसके बाद आपका केमिस्ट्री का जो है पेपर है। तो बच्चों इसको आप लोगों को बायोलॉजी में नहीं खो जाना है, आप लोगों को केमिस्ट्री का पेपर भी देना है। तो आप लोगों को स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के प्रश्नों को भी तैयार करना है। तो मैं आज की इस वीडियो पे आपको बताने वाला हूं हर बार बोर्ड परीक्षा में आने वाले 2 और 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न उत्तर के बारे में, जो कि बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार की बोर्ड परीक्षा में एग्जामिनर इससे जरूर सवाल पूछता है। ठीक है बच्चों, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, मैं आपसे गारंटी लेता हूं। 2 से 3 नंबर के जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आप लोग कमजोर छात्र हैं तो बच्चों आप लोगों को ध्यान देने की बहुत ज्यादा इसमें जरूरत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सा हमारा वो प्रश्न। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है, कोलराउस के नियम को समझाइए। बहुत प्यारा प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थी, हर साल की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इस बार भी आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से नरमी के साथ आप लोगों को तैयार करके जाना है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यानी स्टूडेंट्स मतलब कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धन आयनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। देखिए भाई, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, HCl। क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे HCl। ठीक है, और अगर इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है, तो H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा ना। तो कह रहा है किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर चालकता। देखो अनंत अनुता पर, तो यहाँ पे लैम्डा इनफाइनाइट m का मतलब किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर। तो HCl हमारे भी कोई विद्युत अपघट्य है, उसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता, उसकी अनंत अनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों, इसके धनायनों H प्लस Cl माइनस, इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो लैम्डा इनफाइनाइट क्या दर्शा रहा, अनंत अनुता पर मोलर चालकता, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे आई होप। तो इतना ही बस आप लोगों को, अगर 2 नंबर का प्रश्न आता है स्टूडेंट्स तो आप लोगों को मात्र इतना लिखना है। अगर एग्जामिनर 3 नंबर का प्रश्न दे दिया तो उसमें प्रश्न भी आपको पूछेगा। क्या पूछेगा? कोलराउस के नियम को समझाइए तथा इसके अनुप्रयोगों को भी लिखिए। तो इसके अनुप्रयोग भी आप लोगों को पढ़ के जाना, चाहे 2 नंबर में पूछा जाए चाहे 3 नंबर में पूछा जाए। अगर 3 नंबर पूछेगा तो अनुप्रयोग पूछेगा, अगर 2 नंबर में पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ कोलराउस का नियम ही पूछेगा। ठीक है, तो इसके अनुप्रयोग को भी आप लोग पढ़ दो। देखो, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना। ठीक है, ये आपका अनुप्रयोग है, यानी अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करते हैं इसके उपयोग से। दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना करना कोलराउस के नियम से किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप कोलराउस का नियम बहुत ही नरमी के साथ तैयार हो गया होगा। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। ये आ जाता है स्टूडेंट्स हमारा एक और अति महत्वपूर्ण, आप लोग इसको कह सकते हैं, प्रश्न हमारा है ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक तथा ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। बच्चों या तो इस प्रकार से पूछेगा प्रश्न, या तो आपसे पूछेगा कि ग्राम अणुक उन्नयन के स्थिरांक के बारे में बताइए, या तो शायद पूछ लिया कि ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक के बारे में बताइए। तो आप लोगों को दोनों, देखो एक ही सवाल पे एक बार पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यानी कि एक ही प्रश्न में 2 सवाल पूछ लिया। बच्चों 3 अंक का आता है। कितने अंक का आता है ये स्टूडेंट्स आपका 3 अंक का आता है। तो इसको देखो कैसे करोगे। ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, यहाँ पे ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक को हम केबी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को केबी जरूर से जरूर मेंशन कर देना। शायद एग्जामिनर क्या करे, यहाँ पे देखे ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक केबी, यहाँ पे देखे ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक केएफ, बस इतना ही देख के क्या मालूम आपका यहाँ पे लिखा हो और टिक्का मारे और आपको नंबर दे के चला जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कि आप लोगों को हेडिंग जरूर डालेना है। हेडिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके अच्छे नंबरों को आने में। ठीक है, तो ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक केबी, तो इसको देखो क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा समझो पहले।
क्वथनांक का उन्नयन तथा मोललता के अनुपात को ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। देखो कितना सरल है, कितना आसान भाषा में, कमजोर से कमजोर बच्चा भी होगा तो उसको भी ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन तथा मोललता के अनुपात को ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मात्र आप लोगों को स्टूडेंट सुन के चले जाना, लिखने का टाइम नहीं है आपके पास, मात्र बच्चों आप लोगों को सुन के इसको चले जाना है और आपके बहुत ही बेहतरीन नंबर आएंगे। ठीक है, मात्र इसको आप सुन के चले जाइए बस। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन तथा मोललता के अनुपात को ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे हम केबी से प्रदर्शित करते हैं, पहले मैंने बताया इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, केबी से प्रदर्शित करते हैं। बस इतने में आपको ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक भी लिख देना है। इसके बाद आपको ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक केएफ डालना है, हेडिंग इस पे आपको लिखना है। हिमांक का अवनमन तथा मोललता के अनुपात को ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। बस इतना आप लोगों को इसमें लिख देना है और इसे केएफ से प्रदर्शित करते हैं। भाई ले लो, 3 नंबर का प्रश्न आपका तैयार हो गया सुनते ही सुनते। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निर्दिष्ट समीकरण को परिभाषित कीजिए। बहुत ज्यादा अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि निर्दिष्ट समीकरण स्टूडेंट्स कई बार बोर्ड परीक्षा में आता है और हमने इसको 3 अंक के हिसाब से लिखा है। अगर आपको 2 नंबर का पूछा जाए तो मात्र इतनी परिभाषा बस लिखनी है, 3 अंक का पूछा जाए तो मैं आपको बताता हूं और क्या लिखना है। ठीक है, तो देखो निर्दिष्ट समीकरण को परिभाषित कीजिए। जब किसी धातु की छड़ को उसके विलयन में डुबा कर रखा जाता है तो धातु की छड़ पर एक निश्चित विभव उत्पन्न हो जाता है। निर्दिष्ट ने इलेक्ट्रोड विभव पर धातु आयनों का सांद्रण एवं ताप का प्रभाव दर्शाने के लिए एक गणितीय व्यंजक दिया जिसे निर्दिष्ट समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, जो हमारे निर्दिष्ट दादा थे, हमारे निर्दिष्ट मतलब पूर्वज थे, उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोड विभव पर धातु आयनों का सांद्रण एवं ताप का प्रभाव दर्शाने के लिए क्या किया, एक गणितीय व्यंजक दिया जिसे निर्दिष्ट समीकरण के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अगर बच्चों आपका 2 नंबर का प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोगों को बस मात्र परिभाषा इतनी लिख देनी है। अगर वो यही प्रश्न निर्दिष्ट समीकरण को परिभाषित कीजिए आ जाए और 3 अंक का पूछा जाए तो आप लोगों को थोड़ा सा और यहाँ पे ऐड करना है। क्या करना है, यहाँ पे लिखना है माना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखना है, Mn प्लस AQ, AQ का मतलब आयन, N प्लस मतलब 1 आयन, 2 आयन, N का मतलब नंबर ऑफ आयन। ठीक है, प्लस Ne, यहाँ पे बे नंबर, I का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, E माइनस का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे Ms बना लेगा, सॉलिड बना लेगा, है ना। अब यहाँ पे आता है निर्दिष्ट समीकरण। ठीक है, जो निर्दिष्ट समीकरण आपको लिखना होता है एग्जामिनर को बताने के लिए, तो निर्दिष्ट समीकरण में क्या करना है, E बराबर E0 माइनस RT अपान NF लॉग MS अपान MN प्लस। ठीक है, ये कर देना। अगर हम इसमें क्या कर दें मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर इसमें हम क्या करते हैं, 10 के आधार पर लॉग लेने पर, यानी कि यहाँ पे log 10 कर दें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो मेन सूत्र आपका निकल के आएगा वो आएगा E बराबर E0 माइनस, देखो जब log 10 ले लेंगे तो सिर्फ और यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, RT की जगह गुणा हो जाएगा 2.303 RT अपान NF log 10 MS अपान MN प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर देखो अब यदि MS क्या हो जाए, 1 मोल हो जाए, यहाँ पे MS 1 मोल हो जाए तो उसकी जगह 1 रख देंगे बस। तो यानी कि मेन जो आपका सूत्र है ये वाला है। ठीक है, मेन ये वाला है, इसको लिखना, इसके बाद इसको लिख देना 3 नंबर में। बस आपका 3 नंबर का होता है, थोड़ा एग्जामिनर को बताना भी पड़ता है ना, तो अगर यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख देंगे तो 3 नंबर का लगेगा भी कि हाँ ये बच्चे ने 3 अंक का ही प्रश्न किया है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन बढ़िया तरीके से आपको एग्जामिनर को अपनी एग्जाम कॉपी पे लिख देना। ठीक है, अब चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। राउल्ट का नियम लिखिए एवं इसकी सीमाएं बताइए। बच्चों राउल्ट का नियम जो है बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि हर बार की बोर्ड परीक्षा में फिक्स टॉपिक होता है कि बच्चों ये आएगा। तो आपको राउल्ट का नियम लिखिए एवं इसकी सीमाएं, मतलब कि राउल्ट का नियम भी लिखना है, इसकी सीमाएं भी आपको लिखना है। कभी कभी भाई 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाता है ना। तो देख लेते हैं राउल्ट का नियम क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देनी है राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट का नियम आप लोगों को हेडिंग डाल देनी, इस पे लिखना है इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्पताप का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। यानी बच्चों इसमें इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी विलायक के अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर, ठीक है, अवाष्पशील विलेय को मिलाएंगे तो विलयन के वाष्पताप का आपेक्षिक अवनमन, ये क्या है, ये इतना अगर बात करें तो इतना क्या है,
वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है वो किसके बराबर हो जाएगा, मोल प्रभाज के। आप लोगों ने मोल प्रभाज पढ़ा भी होगा, है ना। मोल अंश या मोल प्रभाज नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो यार, बने रहो, सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बस इतना आप लोगों को 2 नंबर में लिख देना, 3 नंबर में इसकी सीमाएं भी पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पे हेडिंग डाल लेनी इसकी सीमाएं, ठीक है। सीमाएं में आपको लिखना है यह तनु विलयन पर लागू होता है। किस पर, कौन से विलयन पर लागू होता है, यह तनु विलयन पर लागू होता है। यह अवाष्पशील पदार्थों पर लागू होता है, ठीक है, ये इसकी सीमा हो गई। और तीसरी एक सीमा लिख देना है यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता। किस पर, विद्युत अपघट्य के विलयन पर यह नियम, राउल्ट का नियम एग्जिट नहीं करता, लागू नहीं होता, ठीक है। तो बच्चों प्यारा प्यारे तरीके से आप लोगों को राउल्ट का नियम भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा आ गया मोल अंश या मोल प्रभाज, जो जिसकी बात अभी यहाँ पे हम लोग कर रहे थे ना, ये क्या है, मोल अंश के बराबर होता है। तो मोल प्रभाज वही मोल अंश यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल गया। तो बच्चों इसको आप लोग देखो, जो मोल अंश है, मोल प्रभाज है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके नंबरों को दिलाने में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप कहीं भी जाइए, मोल अंश अगर आपको इंपॉर्टेंट नहीं मिला तो भैया एनसीईआरटी वाले भैया से पढ़ना छोड़ देना, ठीक है। तो देखो मोल अंश को परिभाषित कीजिए, इसको देख लेते पहले, अच्छे तरीके से पढ़ो। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही उस अवयव का मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। इसे मुख्यतः किसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखो इतना छोटी परिभाषा है, 2 नंबर क्या इतनी छोटी परिभाषा लिख देना है, 3 नंबर का है थोड़ा सा और आगे लिखना है। मैं सारी की सारी चीजें बताऊंगा, आपकी कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, ठीक है। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। इसे मुख्यतः एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 3 नंबर वाले में, माना एक विलयन में विलेय के Na मोल तथा विलायक के Nb मोल उपस्थित हैं, तब क्या होगा, विलेय के मोल अंश क्या होगा। अगर हम A की बात करें तो विलेय के मोल अंश XA, अगर A की बात करें तो भाई Na प्लस Nb, या यहाँ पे क्या लिखा है, विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या, यानी कि घटक का अवयव के मोलों की संख्या, जिस घटक का हमको निकालना है उसके मोलों की अवयव की संख्या तथा कुल मोलों विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या। विलेय एवं विलायक भाई, एक ए और बी, एक विलेय होगा एक विलायक होगा, तो उसके कुल मोलों की संख्या लिखना है बटे में, और जिसका निकालना उसके जो मोलों की संख्या उसको लिखना है। बस अगर जिसका निकालना है उसको देखो XA, यानी हमको एक ए के मोलों की संख्या निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे Na प्लस Nb कर दिए, ये हो गया। अगर हमको XB के निकालना हो, यानी कि विलायक के, ये तो विलेय के मोलों की संख्या निकाला है, अगर हमको विलायक के मोलों की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे XB बराबर NB प्लस NB, यानी जिसका निकालना उसको ऊपर मोलों की संख्या कर देंगे। यानी कि जिसका निकालना उसके मोलों की संख्या, जिसका भी निकालना, चाहे विलेय के निकालना है चाहे विलायक के निकालना है, तो उसको उसके मोलों की संख्या बटा में क्या कर देंगे, कुल मोलों की संख्या जो उस विलयन में है। विलेय विलायक 2 से विलयन बनता है, तो इस प्रकार से आपको एग्जामिनर को लिख देना है। बस इतना प्यारे प्यारे तरीकों से मोल अंशों को भी आप लोग समझ में आ गए होगा आप लोगों को। अब बच्चों जो एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि लगभग पूछा जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, ये भी बहुत चरम पर सवाल है और हर बार की बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पत्र कह रहा हूँ, ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, तो इसको देख लेते हैं। किसी विलयन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत विलयन के प्रति 100 ग्राम में, ठीक है, विलयन के प्रति 100 ग्राम में उस अवयव का द्रव्यमान होता है, ठीक है। किसी विलयन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत विलयन के प्रति 100 ग्राम में उस अवयव का द्रव्यमान होता है। इसके एग्जाम्पल बच्चों आप लोगों को लिखना है, यदि विलयन में अवयव A का द्रव्यमान WA तथा अवयव B का द्रव्यमान WB हो तो क्या होगा, अगर हमें A का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो A का द्रव्यमान परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, जिसका निकालना है उसका ऊपर WA प्लस WB इंटू में 100 करना पड़ेगा, है ना। अब इसी प्रकार से हमको B का अगर द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो B का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, अब B का निकालना है तो WB ऊपर हो जाएगा, WB/WA प्लस WB इंटू में 100 आ जाएगा। बस इतना ही आप लोगों को मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स करना होता रहा द्रव्यमान प्रतिशत में, और आपको प्यारा का प्यारा यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे देना है, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत भी आप लोगों को बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यार भरे शब्दों से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों अब चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि हमारा अगला प्रश्न आता है, ये आ गया भैया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ते हैं पहले। विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक है, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो एल्युमिनियम है वो हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर है, किंतु यह वायु और जल में स्थायी है। क्यों, ऐसा क्यों है, ठीक है, किंतु यह वायु और जल में अस्थायी है।
ऐसा क्यों है बच्चों, ठीक है। तो इसको ही आपको बहुत ही प्यारे तरीके से लिखना है, 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है, तो वो तो आप जब आपका बोर्ड परीक्षा जो कॉपी मिलेगी आपको प्रश्न, तब उसमें ही समझ में आएगा आप लोगों को। देखो इसको पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं लिख दूँ क्योंकि लिखता नहीं तो आप लोग लगता नहीं सर जी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में अल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्योंकि यह गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है, ठीक, उच्च ताप पर क्रिया करता है, और साधारण ताप पर जल के साथ इसकी क्रिया मंद होती। इसी वजह से क्या होता है, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर होता है और किंतु वायु और जल में स्थायी होता है, इसी वजह से होता है, ठीक है। तो इसको एक बार और पढ़ लो, याद हो जाएगा अच्छे तरीके से, आप लोगों को याद हो जाएगा, बहुत ही प्यारे तरीके से याद हो जाएगा। 2 बार पढ़ लो यार, याद हो जाएगा, या तो सुन लो याद हो जाएगा। इसके बाद देखो भाई, ये भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है। अगर ये प्रश्न एग्जामिनर ना दे तो उसका काम ही ना बने, ठीक है। निम्नलिखित में से ईएमएफ की गणना कीजिए। Zn2+1 मोल Cu2+ Cu, जबकि E0 Zn2+ Zn तथा Cu2+ Cu के मान क्रमशः -0.76 वोल्ट तथा +0.34 वोल्ट है। इनकी सांद्रता 1 मोलर है, ठीक, इनकी सांद्रता कितनी है, 1 मोलर है। तो इसको देखो, इसको हल करेंगे, किस प्रकार से हल करेंगे, तो सबसे पहले जो दिया है पहले उसको लिख लो, पहले इसको जो दिया है वो लिख लो, ठीक है। इसको देख लेते हैं, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव इनका दिया है, यहाँ पे ये दिया है, तो पहले देखो किस प्रकार से उसको करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। जो कमजोर बच्चा होगा वो भी सीखेगा, तो अच्छे तरीके से आप लोग देखिए, आप लोग सीख जाएंगे। तो अभी ये दिया, पहले इसको लिख लेते हैं, क्या लिखा है, Zn या Zn2+, ठीक है, Zn2+, ये कितना है, 1 मोल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, Cu2+ है और Cu है, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया जितना दिया है। अब देखो भाई यहाँ पे, जबकि E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव, सॉरी मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, यहाँ पे क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड क्रमशः में दिया है, ठीक, क्रमशः में दिया है। ये देखो पहले इसका दिया है Zn2+ Zn का, इसके बाद इसका दिया है Cu2+ Cu2 का दिया है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो देखो यहाँ पे लिखो E0 मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका, Zn2+ या Zn का, ठीक है, Zn2+ या Zn का कितना दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्रमशः में दिया है ना, -0.76 वोल्ट, माइनस में क्या 0.76 वोल्ट इतना दिया है, ठीक है। ये तो किसका हो गया, यहाँ पे 0 है भाई, इसको समझना 0 है, ठीक है, ये हो गया। अब Cu2+ U का, Cu2+ U के मान क्रमशः में ये इतना दिया है, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, Cu2+ और Cu का कितना दे रखा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्रमशः में प्लस का 0.34 दे रखा है वोल्ट, ठीक है, प्लस का 0.34 वोल्ट दे रखा है। अब इतना दे रखा है। अब आपको ये पता होना चाहिए क्या, जो किसका Zn का मानक, जो Zn का इलेक्ट्रोड विभव होता है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होता है। और ये कितना दे रखा है मेरे पास स्टूडेंट्स, माइनस का 0.76 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, 0.76 वोल्ट दे रखा है। अब देखो जो Cu का इलेक्ट्रोड विभव होता है वो Cu के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होता है। ये कितना दे रखा है, 0.34 वोल्ट दे रखा है, 0.34 वोल्ट दे रखा है। अब हमको क्या करना होता है प्यारे स्टूडेंट्स, अब इस पे क्या करते हैं, जो उच्च वाला होता है और जो निम्न वाला होता है, उच्च वाले से निम्न वाले को हम लोग घटा देते हैं, उच्च वाले से निम्न वाले को घटा देते हैं। तो यहाँ पे ई सेल क्या आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रोड विभव, वो क्या कहते हैं, ईएमएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे E0 उच्च, ठीक है, E0 उच्च से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे E0 निम्न को, ठीक है, निम्न को, E0 निम्न को माइनस कर देंगे। तो भाई जो प्लस में रहेगा वही तो बड़ा रहेगा, यानी ये हमारा बड़ा है और ये छोटा है, माइनस में है। तो उसी प्रकार से हमको लिखना है ई सेल ईएमएफ जिसको कहते हैं, ई सेल बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, उच्च कौन सा, 0.34, तो यहाँ पे लिखो 0.34, माइनस चिन्ह है, माइनस लगा दो। इसके बाद ब्रैकेट, यहाँ पे निम्न ये है माइनस में, तो यहाँ पे माइनस लिख दो, 0.76 वोल्ट इतना लिख दिया आप लोगों ने। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ई सेल, ठीक है, ई सेल आ जाएगा, यहाँ पे ई सेल बराबर कितना आ जाएगा भाई, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपस में। तो यहाँ पे 1.10 वोल्ट आ जाएगा, VOLT, ठीक, 1.10 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, जो कि विद्युत रसायन चैप्टर का भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपका, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। और ये विद्युत रसायन चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल आता है। तो पहले एक बार इसको देख लो,
इसको देख लो यहाँ पे क्या यहाँ पे दिया रखा, देखो समझा देता हूँ। निम्नलिखित में से ईएमएफ की गणना करना है हमको, ठीक है। जेड एन टू प्लस 1 मोल, ठीक है। Cu2 प्लस यू दे रखा है, जबकि इसका इलेक्ट्रोड जो मानक इलेक्ट्रोड विभव जो क्रमशः दे रखा है, इसका दे रखा है इतना और इसका दे रखा है इतना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले इसको लिख लिया, पहले ये जो दिया है इसको लिख लिया। अब E0 जो इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव इसका कितना दे रखा वो लिख दिया, क्या कहते हैं इसका कितना दे रखा है, यानी कि इसका कितना दे रखा वो हमने लिख दिया। अब हम जानते हैं जो इलेक्ट्रोड विभव होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होता है, तो हमने उसको दर्शा दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया, हम इनको दर्शा दिया, यहाँ पे हमने दर्शा दिया। अब जो एक सूत्र होता है, मतलब कि जो एक व्यंजक सूत्र होता है उसको किस प्रकार से कहते हैं, जो ई सेल होता है, यानी इसको ईएमएफ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ईएमएफ बराबर E0, यानी जो उच्च होता है उसको निम्न से घटा देते हैं, तो उच्च यानी ये बड़ा ये है और छोटा ये है, तो क्या कर दिया, इससे इसको घटा दिया, इससे इसको घटाएंगे तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1.10 वोल्ट यहाँ पे ई सेल आ जाएगा। तो यही हमारा प्यारा स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न भैया क्या कह रहा है और वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आ गए हमारा बच्चों बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि बहुत बार हर बार की बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है और हर साल की बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को ये प्रश्न देखने के लिए मिलता है। प्रश्न हमारा क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्रश्न हमारा है शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए, यानी आप लोगों को उदाहरण भी इसका देना होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आप लोगों को उदाहरण सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। तो इसको देखो, सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग डाल लेनी है शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या डाल लेना मेरे प्यारे विद्यार्थी, शून्य कोटि की अभिक्रिया। आप लोगों को प्यारी प्यारी अपनी कॉपी पे हेडिंग डाल लेना है, ठीक है। इसके बाद इसको लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे, वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। कैसे, ये देखो एक बार और पढ़ दो, इसको एक बार और पढ़ दो। वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है, सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अगर इसके उदाहरण की मेरे प्यारे विद्यार्थी बात करें तो उदाहरण हो जाएगा यहाँ पे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर हम H2 व Cl2 का संयोग करवाएं, ठीक है, H2 व Cl2 का संयोग कराएं, तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे H2 प्लस Cl2 का सूर्य के प्रकाश में जब संयोग कराएंगे तो यहाँ से 2HCl निकलेगा। क्या निकलेगा, 2HCl यहाँ पे निकलेगा। तो यहाँ पे अभिक्रिया का वेग जो हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग R बराबर के H2 की सांद्रता 0, Cl2 की सांद्रता 0, तो बच्चों 0 0 आए, इसको ही तो हम लोग कोटि कहते हैं, इसको अगर जोड़ देते हैं तो यही कोटि निकल जाती है। तो हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी कोटि क्या हो गई, शून्य हो गई, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, इसके सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, क्या नहीं निर्भर करता, इसका वेग, अभिकारक का जो वेग होता है, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो इनके सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। अगर इसकी मात्रक की बात करें मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो इसका वेग स्थिरांक की इकाई या मात्रक मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स इसकी मात्रक होती है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थी आप लोगों को शून्य कोटि की अभिक्रिया जो आपके पेपर में आता है 2 और 3 नंबर, बच्चों ये 3 नंबर का मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है, ये 3 नंबर का सवाल मैंने आप लोगों को बताया, 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 3 अंक में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो मैंने दोनों आप लोगों को क्लियर करा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग 2 अंक में पूछा जाए तो इतना लिख देना है, ठीक है। अगर उदाहरण द्वारा समझाई तो भाई 3 अंक में आएगा, तो 3 अंक में आप लोगों को इतना लिख देना बस, ठीक है, इतना आपको करना है। अब बच्चों चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। तो ये भैया आपका एक न्यूमेरिकल है जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में हर एक सेट में पूछा जाता है। कौन सा है भाई, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। इसके वेग स्थिरांक की हमको गणना करना है। देखने में काफी ज्यादा बड़ा सवाल है लेकिन करने में उतना ही इजी है, जितना बड़ा लग रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी ये उतना ही ज्यादा इजी है। तो इसको देखो कैसे करेंगे, पूरा पहले देख लो, अच्छे तरीके से पढ़ लो यार, अच्छे तरीके से पढ़ लो और बवाल मचा दो, ठीक है। तो प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी कि टी हाफ कितना दिखा 50 सेकंड, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो हमको इसके वेग स्थिरांक की हम लोगों को गणना करना है। तो यहाँ पे देखो जो हमारे टी हाफ दे रखा है, टी हाफ टी 1/2, टी हाफ कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थी 50 सेकंड है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 50 सेकंड, टी हाफ कितना है 50 सेकंड, और हमें वेग स्थिरांक की गणना करना है, यानी हमें के की गणना करना है। तो देखो यहाँ पे जो प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो वो होता है फार्मूला होता है, बहुत सरल होता है फार्मूला। देखो प्रथम कोटि की, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो इसका सूत्र होता है वेग स्थिरांक का, वो होता है के बराबर, इसको याद कर लो आप लोग, इसको याद कर लो, रट लो, के बराबर 0.6932 बटा टी हाफ होता है, टी हाफ, ठीक, T1/2 टी हाफ होता है। ये होता है वेग प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो व्यंजक आपको निकालना होता है उसका सूत्र होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0.6932 हो जाएगा बटा यहाँ पे टी हाफ कितना देखा 50 सेकंड, तो यहाँ पे 50 सेकंड हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे पर करना है। देखो कमजोर बच्चे बहुत सारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो जितने भी कमजोर बच्चे उनको मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो इस पर क्या करो, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दो, आसान हो जाएगा भाई। ऊपर नीचे क्या कर दो, 10 का गुणा कर, जो मैथ वाले हो तो भैया जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, क्या कर दो, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दो। तो अब यहाँ से क्या काम बनेगा आपका, यहाँ से 6 यहाँ पे करोगे तो ये जो ये पॉइंट है इधर आ जाएगा, तो 6.932 आ जाएगा, 6.932 बटा 500 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 550 गुणा करोगे 500 आ जाएगा। अब देखो अब हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, 6.932 बटा, अगर 5 गुणे 100 लिख सकते हैं, 5 गुणे 100 यानी 500, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब इधर आप लोग समझ लो, यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देते हैं। अब इधर समझ लो 500 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, के बराबर, ठीक है, के बराबर 6.932 बटे 5 गुणे, अब 10 की, इसको देखो 100 को 10 घाते 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखो 100 को 10 की घाते 2 लिख दो भाई, 10 की घाते क्या लिख दो, 2 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे देखो के बराबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6.932 गुणे, अब देखो 10 की घाते प्लस में ऊपर ले जाओ माइनस में कर दो, 10 की घाते माइनस का 2 बटे में यहाँ पे आ जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स 5। ठीक है, अगर 5 से आप लोग इसको डिवाइड करोगे डायरेक्ट तो ये लगभग में जाएगा 1.38, क्या जाएगा 1.38 जाएगा। अब यहाँ पे के बराबर 1.38 गुणे 10 की घाते -2, यही आपका आंसर आ जाएगा। जो इसका प्रथम कोटि के लिए जो इसका वो होता है, क्या मात्रक होता है, वो होता है सेकंड इनवर्स। क्या होता है प्यारे स्टूडेंट्स, सेकंड इनवर्स होता है। बस इस प्रकार से आपको लिख देना है और यही आपका फाइनल जो होता है आंसर आ जाता है। ठीक है, देखो छोटा सवाल है, थोड़ा कैलकुलेशन में आप लोगों को टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप लोगों को प्रैक्टिस रही तो बच्चों ये अच्छे तरीके से हो जाएगा। अगर सवाल न समझ में, कुछ भी चीज़ ना समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये थे बच्चों कुछ खास आपके लिए बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न, जो कि हर बार की बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट से पूछे जाते ही हैं। ठीक है, हर साल की बोर्ड परीक्षा में क्या होता है प्यारे विद्यार्थी, ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो मिलते हैं किसी एक और फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई भी बच्चों वीडियो में मिलेंगे, जो कि आपकी क्लास बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो देखो अगर आप लोगों ने यहाँ तक ये मेरी वीडियो वॉच की, यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो वॉच की है तो आप लोग कमेंट में लिख दे ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, इतना लिख दोगे तो मैं जान जाऊँगा कि कौन कौन बच्चा मेरी इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो और खतरनाक वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थी बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।